हेलो बच्चों, कक्षा 10वीं में विज्ञान पार्ट 1 जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसका आधा चैप्टर जो है वो मैंने समझा दिया है। उसका आगे का जो है वो अब अपन इस वीडियो के अंदर पार्ट 2 के अंदर पढ़ रहे हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार मैंने बताए थे, आपको शुरू किया था, जिसके अंदर फर्स्ट अभिक्रिया जो है वो मैंने आपको समझा दी थी, संयोजन अभिक्रिया। शॉर्ट में जो है वो इसको वापस रिपीट कर रही हूँ। ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर एक या एक से अधिक पदार्थ या अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया के अंदर उत्पाद हमेशा एक रहेगा और अभिकारक यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो हैं वो एक या एक से अधिक रहेंगे। दूसरा प्रकार देखिए, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, जिसमें अभिकारक जो है वो अपघटित होते हैं। देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर एकल अभिकर्मक आपस में टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का विपरीत जो है वो कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अभिकारक एक है और उत्पाद एक या एक से उत्पाद दो या दो से अधिक होते हैं। उसके अंदर हमने देखा था, उसमें अभिकारक जो है वो एक से अधिक थे और उत्पाद एक था, तो हो गया इसका उल्टा। इसमें अभिकारक एक है, उत्पाद दो या दो से अधिक है, उसमें अभिकारक एक या एक से अधिक थे और उत्पाद एकल था। अभिक्रिया का उदाहरण जो है वो आप इसमें देख लीजिए। फेरस सल्फेट 2FeSO4, इसको हीट किया हमने तो बना आपका फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 एंड SO3। यह वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। एक और उदाहरण यहाँ पर दे रखा है, चूना पत्थर CaCO3, जिसको उष्मा देने पर जो है वो बुझा हुआ चूना और CO2 के अंदर ये चेंज हो गया। ये भी वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो एकल अभिकारक जो है वो दो या दो से अधिक उत्पाद के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। नीचे लेड नाइट्रेट का और एग्जाम्पल दे रखा है। इन एग्जाम्पल को आप देखिए, जिन सभी में अभिकारक एक है और उत्पाद दो या दो से अधिक है। संयोजन अभिक्रिया के अंदर मैंने आपको दूसरी अभिक्रिया बताई थी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें कि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। इसी तरह वियोजन अभिक्रिया के अंदर जो एक और अभिक्रिया आएगी आपकी, जिसे हम कहेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है, उन अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। या सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती हैं, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा का अवशोषण होता है। ये जो अभी हमने वियोजन अभिक्रिया के जो उदाहरण देखे, उनमें सब में देखिए आप एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊष्मा, यानी कि इन अभिक्रियाओं के अंदर ऊष्मा का उपयोग हो रहा है। ये ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के उदाहरण है। दूसरा उदाहरण भी आप देख लीजिए। तीसरा उदाहरण जिसमें तापन मतलब विद्युत की आवश्यकता हो रही है, ये। और सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी, सभी बच्चों को पता है कि फोटो तभी आता है जब जो है वो सूर्य का प्रकाश हो, लाइट हो, अदरवाइज जो है वो फोटो में क्लियरिटी नहीं आती है। तो ये अभिक्रियाएँ सारी जो है वो ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। अगली अभिक्रिया तीसरी हमारी विस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि नाम में है, विस्थापन अभिक्रिया यानी कि कुछ विस्थापन हो रहा है, प्लेस चेंज हो रही है। जिन अभिक्रिया देखो, ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अंदर जो कम क्रियाशील तत्व होता है वो अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा जो है वो विस्थापित हो जाता है, इन अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए, Fe प्लस CuSO4 बना आपका, FeSO4 प्लस Cu रिलीज हो गया। तो यहाँ पर जो है वो Cu जो है वो कम क्रियाशील तत्व है और आयरन आप Fe जो है वो आपका अधिक क्रियाशील तत्व है। तो ये जो अधिक क्रियाशील तत्व है, इस कम क्रियाशील तत्व को हटाकर यहाँ पर ये अपनी प्लेस ले लेता है और बना आपका FeSO4 और Cu जो है वो रिप्लेस हो गया, मतलब हट गया।
कुछ और उदाहरण दे रखे हैं, ये देखिए जिंक और लेड, ये दोनों भी जो है वो अधिक क्रियाशील तत्व हैं। दोनों में जो है वो कॉपर, एक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल रखा है, एक को कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन में। दोनों जगह देखिए आप Cu को इन्होंने जो है वो क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है, हटा दिया है, और इनका स्थान एक तरफ जिंक ने ले लिया है, एक तरफ लेड ने ले लिया। तो जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं, तो वे कॉपर के यौगिक को विस्थापित कर देते हैं। तो इसे हम सिंपल विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, जिनमें एक ही जगह जो है वो स्थान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगली है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, मतलब आयन, धन आयन और ऋण आयन एक दूसरे से अपना स्थान चेंज करते हैं, उन अभिक्रियाओं को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ऊपर उदाहरण के अंदर Na2SO4, इसमें SO4 आपका माइनस है, BaCl2, BaCl2 में Ba प्लस है और Cl माइनस। इसी तरह इधर सोडियम के अंदर ये जो सोडियम था ये प्लस है। अब देखो इसमें एक धन आयन और एक ऋण आयन अपना अपना स्थान चेंज कर लेंगे, बदल लेंगे। ये Ba प्लस है और ये SO4 माइनस है, तो बना आपका आयन चेंज हो गए हैं, इसका धन आयन और इसका ऋण आयन। BaSO4 प्लस इधर धन आयन सोडियम और इधर क्लोराइड माइनस ऋण आयन, बना आपका 2NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो वे अभिक्रियाएं जिनके अंदर जो है वो आयनों का आदान प्रदान होता है, उन अभिक्रियाओं को द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। और ध्यान रखना, सिंपल लैंग्वेज के अंदर यदि आपको आइडेंटिफाई करना है कि दी गई अभिक्रिया द्विविस्थापन है या सिंपल विस्थापन अभिक्रिया है, तो आपको बता देती हूँ मैं कि विस्थापन अभिक्रिया के अंदर एक ही जगह मतलब स्थान जो है वो चेंज होगा। इधर सिंपल Cu था, इधर Zn था, इधर CuSO4 था, तो एक ही जगह प्लेस चेंज हुई Cu और Zn के बीच में। लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में दोनों जगह जो है वो स्थान चेंज होते हैं। ये SO4 Ba के साथ हो गया, इधर NaCl के साथ, तो दो जगह प्लेस चेंज होती हैं, इसलिए यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई। ये आपके कंप्लीट हुए अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाएं चार प्रकार की बताई मैंने आपको, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, सिंपल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। और इन्हीं के बीच में आपको मैंने ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं बताई। वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, और जिनमें ऊष्मा का अवशोषण हुआ था या ऊष्मा का उपयोग हुआ था, वो आपकी थी ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। इसी के साथ में यहाँ पर बीच में दे रखा है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप का निर्माण होता है, उन्हें अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए आप यहाँ पर ये जो द्विविस्थापन अभिक्रिया थी, जिसमें आपका सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जो आपके अभिकारक थे, इन दोनों को आपस में मिलाया एक्वस सॉल्यूशन को, मतलब जलीय विलयन को, तो साथ में बना इनका बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो ये जो बेरियम सल्फेट है, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर, इधर देखिए चित्र 1.9 के अंदर, इसमें मिलाने पर जो है वो बेरियम सल्फेट के सफ़ेद कलर के जो अवक्षेप होते हैं, वो जो है वो आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर अलग से दिखाई देंगे, जल के अंदर घुलते नहीं हैं। तो जिन अभिक्रियाओं में अवक्षेप का निर्माण होता है, अघुलनशील पदार्थ का निर्माण होता है, उन्हें अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहते हैं। अब अगली इस क्रियाकलाप में आप देखिए आगे उपचयन और अपचयन। देखिए उपचयन को और इसका ये उपचयन ज़्यादा हिंदी वर्ड है, इसको आप ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है, या जो अभिक्रियाएं ऑक्सीजन के योग से बनती हैं, उन्हें ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। और जिन अभिक्रियाओं के अंदर ऑक्सीजन का जो है वो ह्रास होता है, मतलब ऑक्सीजन जहाँ से हट जाती है, उन अभिक्रियाओं को जो है वो
अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन का योग होगा और अपचयन अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन वहाँ से हट जाएगी। देखिए एग्जाम्पल से देखिए आप 2Cu + O2, इसमें O2 इस Cu के साथ ऐड हो रही है। देखिए ये ऑक्सीजन का जो है वो योग हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पर इसके साथ में जुड़ गई। ये अभिक्रिया आपकी कौन सी हुई? उपचयन। नीचे वाली अभिक्रियाएं देखिए, इस अभिक्रिया को, अपचयन अभिक्रिया को जो है वो हम इसमें हाइड्रोजन का योग भी बोल सकते हैं, लेकिन आप एक ही उदाहरण मतलब एक ही तरीके से याद रखिए, ऑक्सीजन का योग और ऑक्सीजन का ह्रास। जहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो वो उपचयन, और जहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हो मतलब जहाँ से ऑक्सीजन निकले बाहर हो तो उस अभिक्रिया को अपन अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। देखिए CuO + H2, यहाँ CuO के साथ O था, ये O का यहाँ पर ह्रास हो गया है मतलब ये बाहर निकल गया है, Cu + H2O। तो इस अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे? उपचयन। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन कहेंगे, और जिन अभिक्रियाओं में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे अपचयन कहते हैं। एक और अभिक्रिया होती है रेडॉक्स अभिक्रिया, या जिसे उपचयन अपचयन कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं के अंदर उपचयन और अपचयन मतलब ऑक्सीजन का योग और ऑक्सीजन का ह्रास दोनों एक साथ होता हो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए आप रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन CuO + H2, अब यहाँ से जो है वो CuO से O का क्या हुआ? ह्रास, मतलब O यहाँ से हट गया तो ये क्या हुआ आपका? अपचयन। और ऊपर देखिए OH2 के साथ में O का क्या हो गया? योग हो गया मतलब प्लस हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ? उपचयन। तो ये अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन, ऑक्सीजन का योग भी हुआ और ऑक्सीजन का ह्रास भी हुआ, तो इस अभिक्रिया को अपन उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और भी नीचे उदाहरण दे रखे हैं ZnO + C। देखिए ZnO से जो है वो O हट गया है, तो O हट गया है मतलब यहाँ पर क्या हुआ बेटा? अपचयन, और C के साथ O जुड़ गया है, यहाँ पर हुआ आपका उपचयन। ठीक, अगला टॉपिक देखिए आपका संचारण। क्या होता है संचारण? दैनिक जीवन में आप लोग जो है वो देखते हो संचारण। लोहे की हमने नई वस्तु जो देखी है वो कैसी रहती है? चमकीली, नई, शाइनिंग, लेकिन आफ्टर सम टाइम कुछ दिनों बाद यदि हम देखते हैं जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती हैं वैसे वैसे उसके ऊपर भूरे रंग की परत जो है वो चढ़ती जाती है, ब्राउनिश होता जाता है, धीरे धीरे लोहा जो है वो मतलब घिसता जाता है या उसमें जंग लगती जाती हैं। तो लोहे के ऊपर जो है वो लाल रंग भूरे रंग की परत जो चढ़ जाती है उस क्रिया को अपन जंग लगना कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं। चांदी की नई पायल या मतलब कुछ भी जो चीज़ें चांदी की नई नई होती हैं वो बिल्कुल चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय बाद जो है वो काली पड़ने लग जाती हैं। तांबे के ऊपर भी हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये जंग लगना या संचारण होता है। तो ये क्यों होता है? देखिए, जब भी कोई धातु होती है वो जो है वो अम्ल, आर्द्रता, नमी या जल यानी पानी के संपर्क में जब आती हैं तो उनका जो है वो संचारण मतलब उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके कारण जो है वो संचारित हो जाती है, और इसी क्रिया को जो है वो हम क्या कहते हैं? संचारण। चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। ये सारे उदाहरण जो है वो संचारण के हैं। विकृत गंधिता। क्या होता है विकृत गंधिता? वसायुक्त या तेली खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी रहती है तो उसका स्वाद और उसकी जो गंध होती है वो चेंज हो जाती है और वो खाने योग्य नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि उसका जो है वो ऑक्सीकरण यानी उपचयन हो जाता है। वायु के संपर्क में, नमी के संपर्क में आने पर खाद्य पदार्थ वाली जो चीज़ें होती है हमारी वसा और तेल वाली, वो ऑक्सीकृत होने के कारण या उपचयित होने के कारण जो है वो विकृत गंधी हो जाती हैं।
विकृत गंधी होने के कारण उनके स्वाद और जो गंध होते हैं वो बदल जाते हैं। इसीलिए प्रायः तेलीय और वसायुक्त खाद्य पदार्थ को उपचयन से मतलब ऑक्सीकरण से रोकने के लिए उसके अंदर प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों के अंदर खाद्य पदार्थों को रोका जाता है, मतलब वायुरोधी पदार्थों के बर्तनों के अंदर जो है वो खाद्य सामग्री को रखने से ऑक्सीजन के संपर्क में वो कम आते हैं और उनके अंदर उपचयन कम होता है। इसी तरह आप देखते हो कि बाज़ार से जो चिप्स के पैकेट और थैलियाँ और ये आती हैं उनके अंदर ऑक्सीजन को हटाकर वहाँ पर नाइट्रोजन गैस को कम सक्रिय गैस से युक्त कर कर उसके अंदर भर दिया जाता है ताकि उस चिप्स का जो है वो उपचयन न हो। यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ विकृत गंधिता, मतलब विकृत गंधिता क्या है ये बताओ, या वसायुक्त जो तेल और वसायुक्त जो पदार्थ होते हैं उनको ऑक्सीकरण से बचाने के लिए कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है। तो आप ध्यान रखना उसमें नाइट्रोजन को जो है वो कम सक्रिय ताप पर जो है वो उसके अंदर भर दिया जाता है। इसके आगे जो है वो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, जो है वो मैं आपको बाद में इनके क्वेश्चन आंसर सहित जो है वो इनकी फ़ोटो सेंड कर दी जाएगी। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, इनका जो है वो पहले मैं फ़ोटो नहीं भेजूंगी, ये आपका होमवर्क रहेगा। आप जो है वो इन रासायनिक समीकरण को आपको बनाना है और संतुलित करना है। इससे जो है वो आपकी प्रैक्टिस होगी, आप रासायनिक समीकरण को बनाना सीखोगे और इसको जो है वो बैलेंस करना सीखोगे।